नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकिन आज कंज्यूमर अड्डा की शुरुआत करें उससे पहले आपके लिए खास संदेश है, और वो संदेश ये है कि क्या आपने कभी उस हवा के बारे में सोचा है जिसे आप सांस लेते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जो जमीन आपके पैरों के नीचे है? हमारा ग्रह, हमारा घर अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। चिलचिलाती गर्मी से लेकर अनियमित मॉनसून तक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सामने हैं, लेकिन न्यूज़ 18 पर हमारा मानना है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। इसीलिए हम एक शक्तिशाली समाधान लेकर आ रहे हैं जो बड़ा बदलाव ला सकता है। ये एक सरल काम है जो परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। साथ मिलकर हम एक स्थायी भविष्य के बीज को बो सकते हैं। आज रात 8 बजे। दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए कैसे 1 अरब हाथों में है दुनिया की तकदीर, जो लिखेंगे एक नया भविष्य। तो कंज्यूमर अड्डा में आप सभी का स्वागत है, और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कारों की और उनकी सुस्त पड़ती रफ्तार की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ताज़ा आंकड़े अगर हम बात करें जो जून के महीने के हैं, वहां पर हमने देखा कि ईवी की बिक्री में 14% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि एक महीने के नंबर थोड़े अलग हो गए। ये देखिए, 1,23,704 यूनिट्स मई में बिके थे, लेकिन 14% का डिप हमने देखा जून में, और 1,06,081 यूनिट्स बिकते हुए दिखाई दिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ये नंबर्स बदल गए, यहाँ पर हमको एक डिक्लाइन दिखा। बात यह है कि जिस तरीके से ईवी का क्रेज बढ़ रहा था, जिस तरीके से हमें लग रहा था कि ईवी बहुत ही यूजफुल है, एक बेहतर, क्लीन और टेक्नोलॉजिकली अगर देखें तो एक इम्प्रूव्ड वे है ट्रैवल करने का, लेकिन अचानक से वर्ल्ड वाइड एक डिप देखने को मिला है। अचानक से लोगों की इंटरेस्ट उसमें कम हो रही है। अमेरिका में भी हमने ये फिनोमेना होते हुए देखा, यूरोपियन कंट्रीज से भी इसी तरह की खबरें आई, जहां पर कुछ तस्वीरें हमें दिखी कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, बिक नहीं रही हैं। टेस्ला की बात करें तो वहां पर भी चीजें अच्छी नजर नहीं आ रही, जो कि एक पायनियर कंपनी है इस दुनिया की जहां तक ईवी की बात है। कुछ चाइनीज कंपटीशन की बात सामने आती है, लेकिन समझना होगा कि वो आखिर है क्या। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है एक आम कंज्यूमर के मन में, जिसे कार खरीदनी है या कोई भी व्हीकल खरीदना है, वो 2 व्हीलर भी हो सकता है, कि भाई मैं ईवी वाला लूं या कन्वेंशनल पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार या गाड़ी लूं, या फिर एक हाइब्रिड की तरफ चला जाऊं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे आज हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में 2 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। ओड्राइव के एडिटर क्रांति संभव और ऑटो एक्सपर्ट विकास योगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो क्रांति, आपसे शुरुआत करते हैं। इस महीने के इंडिया के फिगर्स, जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक डिक्लाइन मात्र हैं, आगे हमको फिर जैसे बाकी के ऑटो सेल्स के फिगर आते रहते हैं वैसे हैं, या इनके पीछे कोई संदेश छुपा है, या बिटवीन द लाइंस कुछ आप पढ़ रहे हैं? बिटवीन द लाइंस पढ़ने की अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त देना चाहिए विपिन, क्योंकि यहाँ पे हम एक और चीज़ जो ईवी में देख रहे हैं, ईवी ख़रीदारी में प्रैक्टिकलिटी और आमतौर पर जो हम आइस व्हीकल्स में जिस तरह के जोड़ घटाव हम देखते हैं, उससे ज़्यादा एक सेंटिमेंट और एक फ्यूचरिस्टिक दिमाग के साथ या फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ भी बहुत सारे कस्टमर्स उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन अभी अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो एक हवा, एक तरह से एक सेंटिमेंट जो है वो फेम 3 के लिए भी बनती नज़र आ रही है। बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या फेम 3 में पैसेंजर गाड़ियां भी शामिल हो जाएंगी, उसके हिसाब से क्या हम ज़्यादा सब्सिडी देखेंगे गाड़ियों में। तो एक जो ख़ास मोटे तौर पर अगर हम वजहों में से देखें तो एक वजह ये नज़र आ रही है। दूसरी बात अगर हम हिंदुस्तान के कार मार्केट के हिसाब से करें तो यहाँ हम ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि जो मास मार्केट व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें बहुत कम के पास ईवीज़ हैं।
अभी भी जो आपके पास ऑप्शन है वो अभी भी कम है, और जो लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियां हैं वो लगातार ईवीज लेके आती जा रही हैं। आज की ही बात करें तो आज मर्सिडीज ने 2 अपनी ऐसी गाड़ियों की कीमतों का ऐलान किया। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो वहां पे थोड़ी सी बढ़ोतरी लगभग ई 2 व्हीलर में अगर देखें, ई 3 व्हीलर्स में देखें या कमर्शियल व्हीकल्स में देखें तो वहां पर हमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। लेकिन अगर हम पैसेंजर कार मार्केट में देखें, जो शायद सेंटिमेंट इन सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, प्लस वो ज्यादा शायद अपने पैसे के खर्च को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वहां पर हमें थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है। लेकिन मोरलेस जो मार्केट हम कहेंगे, बहुत ज्यादा हताशा वाली बात इलेक्ट्रिक मार्केट, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए फिलहाल इन आंकड़ों में नजर मुझे नहीं आ रहा। विकास भाई, ये तो हुई भारत की बात, लेकिन अगर थोड़ा सा हम नजर घुमाएं, खासतौर पे अमेरिका जो कि एक पायनियर मार्केट भी है और दुनिया का सबसे बड़ा, आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट नंबर, लेकिन मेरा एक अंदाजा है वो मार्केट भी है, वहां से लगातार खबरें आई कि अचानक से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिप हो गया। कारण ये है कि जब वहाँ पर 5-6 साल या 8 साल का मार्केट खड़ा हो गया और जब बैटरी रिप्लेसमेंट की बातें आने लग गई तो शायद उसकी कॉस्टिंग अभी भी इतनी ऊपर है कि लोगों को अब वो वैल्यू नज़र नहीं आ रही। क्या ये सिर्फ बातें हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? एक्चुअली जैसा कि आपने कहा कि यूएस सबसे बड़े मार्केट्स में से है, अर्ली अडॉप्टर्स में से, और बहुत सारे स्टेट्स अगर आप यूएस की बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो वहां पर ईवी अडॉप्शन एक्चुअली काफी तेजी से हुआ है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज एंड एवरीथिंग एल्स। और टेस्ला, एज यू सेड, सबसे बड़ा मार्केट है और टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी है ईवीज की अगर आप बात करोगे। मतलब BYD, और BYD चाइना से आती है और टेस्ला यूएस से आती है। तो अर्ली अडॉप्टर्स थे जो एनवायरमेंट कॉन्शियस लोग थे, उन लोगों ने लिया, बट एनवायरमेंट कॉन्शियस होने के साथ साथ वो लोग कॉस्ट कॉन्शियस भी हैं। और जब टाइम आया कि जब आपको 7-8 साल की जो आपको वारंटी मिलती है बैटरी की, और बैटरी रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट आप एज आ गए हो, तो उस वक्त, क्योंकि ये वादे जो है हम पिछले 10 सालों से भी सुन रहे हैं कि लिथियम की कॉस्ट कम होगी। जी हाँ, कम हुई है, पर किस लेवल पे कम हुई है, कौन सी टेक्नोलॉजीज में कम हुई है, सेंसर्स वगैरह और बाकी टेक्नोलॉजीज की ओवरऑल कॉस्टिंग अगर आप बात करोगे तो उतना सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आया। अभी भी अगर आप गाड़ी की टोटल कॉस्ट का 5 से 7% दे रहे हो, दैट मीन्स इट्स लाइक बाइंग अ न्यू कार ऑल टुगेदर। अगर ईवी नहीं लेते, नॉर्मल आई लेते, तो आप एक नई गाड़ी ही ले सकते थे, क्योंकि ईवीज कंपैरेटिवली ज्यादा कॉस्ट कर रही है। तो अगर आप बैटरी उतनी ज्यादा कॉस्ट दे रहे हो, तो वो लोगों ने वहां पे थोड़े बहुत लोग जो हैं, क्योंकि एक भ्रम में थे कि हमेशा बहुत ही कम सस्ती रेट में जो बैटरी रिप्लेसमेंट होती, वो नहीं हो पाई, और इसी वजह से वो डिसअपॉइंटमेंट लोगों में है। इनफैक्ट अब सिर्फ यहीं पे नहीं, यूरोप में भी अभी बीच में एक सर्वे हुआ, उन्होंने ज्यादातर लोगों ने जो फर्स्ट अडॉप्टर्स थे, उन्होंने बोला कि वो सेकंड टाइम ईवी नहीं खरीदेंगे। अब दैट्स अ बैड साइन। मतलब अगर आप ईवी को अगर आप फ्यूचर के हिसाब से देखते हो, क्योंकि जो अर्ली अडॉप्टर्स है वो लोग हैं जो रिस्क टेकर्स, वही लोग अब वापस पीछे हट रहे हैं। तो नया जो कस्टमर है उसके में क्या होने वाला है, वो एक क्वेश्चन हमेशा से बना हुआ है। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि जैसा कि क्रांति से मैं अग्री करता हूँ कि अभी भी हमारे पास में लो कॉस्ट ईवीज जो है वो बहुत नहीं है। सिर्फ एक प्लेयर टाटा मोटर्स प्ले कर रहा है और एमजी की एक छोटी गाड़ी आती है, ये लोग प्ले कर रहे हैं। जब तक मेजर प्लेयर्स मारुति, ह्यूंडई ये नहीं आएंगे, तब तक वो ऑप्शन भी तेज नहीं होगा और वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी जो है वो नहीं आएगी। तो आई थिंक इंडिया के लिए मैं अभी नेगेटिव नहीं हूँ, बट ग्लोबली जो चीज नजर आ रही है, आई थिंक हाई कॉस्ट जो ईवीज है उनमें एक प्रॉब्लम तो दिख रही है। तो क्रांति, क्या ये 2 बड़े कारण आप जो विकास भी बोल रहे हैं, एक तो बात सही है, मन में सवाल आता है कि सिर्फ टाटा ही बना रहे हैं या एमजी की वो छोटी सी एक कार है वही आ रही है, मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अभी भी कीमत इतनी ऊपर है कि मुझे लगता है कि उसके मुकाबले कन्वेंशनल कार मुझे सस्ती पड़ेगी एनी डे। फिर बैटरी वाली बात भी कहीं ना कहीं जहन में आती है, फिर वो चार्जिंग सिस्टम की भी बात आती है कि मैं लंबी दूरी पे नहीं ले जा सकता। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 2 कार शायद नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। सबके मन में ये कि ये कार तो सेकेंडरी कार होगी। तो क्या ये सारी चीजें ही इंडिया में ग्राहक के मन में कश्मकश पैदा कर रही है और उनके जवाब उसे चाहिए? जैसा विपिन, जैसा विकास ने कहा, अर्ली अडॉप्टर्स वो बहुत बड़ा एक फैक्टर हम ईवीज के
एक्सेप्टेंस की अगर बात करें तो जब नेक्सॉन ईवी नई नई आई थी तब भी हमने देखा था बहुत सारे ऐसे लोग जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, जो दूसरी गाड़ी लेना चाहते थे। इस तरह के कस्टमर्स बाजार में उतरे। लेकिन इंडिया की स्थिति बाकी जगहों से थोड़ी डिलेड है। यहाँ पर इफेक्ट जो है या यहाँ पर जो भी घटनाक्रम हम देखें वो बाकी दुनिया से थोड़ा लेट यहाँ पर हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर हम यूएस और यूरोप में अगर देखें या आप इवन चाइना में देखें, चाइना थोड़े अलग तरह का मार्केट है, लेकिन यूएस और यूरोप में हमने देखा कि जो शुरुआती जो खरीदार थे उन्होंने उनके अब बैटरी बदलने की बारी आ गई है और वो बैटरी की कीमतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो वो उनको समस्या लग रही है। अब वो उस फेज में भी आ गए हैं जहां पर यूज्ड कार मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा का पॉइंट बन गया है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग, बहुत से ग्राहक उससे दूर भागना चाह रहे हैं। इसके अलावा अब जब गाड़ियां बढ़ गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां इन दोनों या बाहर के मार्केट्स में, तो उस हिसाब से आपको जो चार्जिंग नेटवर्क है वो आपको उतना नहीं मिल रहा है। अब वहां इंडिया की हालत में इसलिए अलग कह रहा हूं क्योंकि अगर हम बैटरी कीमतों को देखें तो पिछले 10 साल में जैसा हमने देखा 11-12% के हिसाब से आमतौर पर एवरेज जो कीमतें घटी है, जहां पर लगभग $800 प्रति किलोवाट आवर की बात 2013-14 में होती थी। अब जो है पिछले साल, अगर हम 2022 को छोड़ दें, वहां पर थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखी थी। अदरवाइज 2023 तक $130-140 प्रति किलोवाट आवर हो गया था। यानी जो कीमतें हैं वो घट रही हैं। दूसरी चीज़ इंडिया के लिए एक और चीज़ अभी बीच में आ गई है, वो ये कि कस्टमर्स, अब जो कस्टमर्स आ रहे हैं इन गाड़ियों की तरफ, वो थोड़े से जैसा मैंने कहा कि वो कैलकुलेट करके आ रहे हैं कि क्या वो एनवायरनमेंट और बाकी हवा की सफाई, इन सब से ज़्यादा वो अपने डे टू डे रनिंग में प्रैक्टिकलिटी से वो उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। वहाँ पे उन्हें चार्जिंग नेटवर्क को लेकर एक चिंता लग रही है। दूसरी चीज़ ये है कि हाइब्रिड गाड़ियाँ हाल फिलहाल में उनके पास आ गई हैं, तो उसमें भी एक तरह से जो फ़ायदा उनको मिल रहा है रेंज का और बैटरी का, और उनको लग रहा है कि काफ़ी दिनों तक वो चलेगा। तो इस हिसाब से एक ये भारत की जो स्थिति है या भारत में जो प्रोसेस ऑटोमोटिव का चल रहा है वो थोड़ा सा अलग है। और जैसा पिछले सवाल के जवाब में मैं कह रहा था, वहाँ पे एक और चीज़ अभी हमें देखने को मिलने वाली है। और जैसा हाल में हमने देखा था, Hyundai जो है और किया दोनों ही जो कोरियन कार कंपनी है वो छोटी ईवी लेकर आने की प्लान कर रही है। थोड़े दिन पहले हमने इंस्टर नाम से गाड़ी Hyundai की देखी थी, और उस सेगमेंट में जब एक्शन होगा तब हम एक्चुअल तरीके से, मुकम्मल तरीके से इस बाजार को इवैल्यूएट कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो मार्केट है ईवीज़ का, अगर हम केवल पैसेंजर व्हीकल्स में देखें तो वो बहुत अर्ली अडॉप्टर्स का, पायनियर्स का, इको फ्रेंडली, इको वॉरियर्स का, इन सब का मार्केट हमें अभी तक ज़्यादा देखने को मिला था। विकास, क्या हमारी पॉलिसीज़ के साथ ऐसा है कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल उठाया कि सिर्फ एक टाटा है, एमजी नाम मात्र के लिए, लेकिन हमारी जो बाकी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो मारुति हो गई जो कि काफ़ी समय से हाइब्रिड पे काम कर रही थी, हमें लग रहा था पहले वही कुछ लाएंगे लेकिन कुछ नहीं है, हुंडई का कुछ नहीं है, किया इतना कुछ भारत में धमाल मचा रही है लेकिन उनकी कोई नीचे सस्ती वाली ये ग्रीन गाड़ी नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। क्या हमारी पॉलिसीज़ वैसी हैं अभी भी जो सपोर्ट नहीं कर रही, इनकरेज नहीं कर रही? दूसरा, कस्टमर के साइड पे भी देखिए कि जो स्टेट में वो छूट मिलती थी गाड़ी के ऊपर, वो हार्डली शायद शुरुआत की 1,00,000 गाड़ियों पर है, वो भी सारे व्हीकल एक साथ तो ख़त्म हो चुकी है। कोई भी लेने जाता है तो अब ये बताया जाता है कि नहीं भाई, अब वो जो इंसेंटिव मिल रहा था वो अब अवेलेबल नहीं है, अभी हरियाणा में मिल जाएगा या यहाँ मिलेगा, इस राज्य में तो ख़त्म हो गया है। फेम 3 को लेकर हम श्योर नहीं है, जैसा घटना है फेम 2 में घटी कि फेम 3 में ये गाड़ियाँ, इनको जगह मिलेगी भी नहीं मिलेगी, या कमर्शियल व्हीकल कोई सारा फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है, क्या वो थोड़ा सा डगमगा सा गया है? जो पुश देना चाहिए था, जो पुश उससे मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं रहा। आई थिंक पॉलिसी रिलेटेड देखिए, जो बहुत ज्यादा फर्क अगर आप बोलोगे कि पॉलिसी के चेंजेस है, फेम 2 की सब्सिडी खत्म होने से और ओवरऑल जो सब्सिडी है वो थोड़ा सा कम होने से, या फिर हर स्टेट वाइज जो थोड़ी कम हुई है, ऐसा नहीं कि जिन स्टेट्स में बहुत ज्यादा आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वहां पे सेल्स एक्सपोनेंशियल है, ऐसा नहीं देखा गया है। इनफैक्ट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पॉलिसी रिलेटेड से ज्यादा हम अभी तक कॉस्ट, क्योंकि हम लोग एक कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट है, हमें गाड़ियां उतनी ज्यादा संख्या में है नहीं हमारे पास में कि हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आज गाड़ी लेनी है और मैं चाह रहा हूं कि मेरे को नेक्सॉन नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो वो कुछ और का जो गैप है वो फिल हो ही नहीं। तो पॉलिसी रिलेटेड इसलिए भी हम इसको नहीं बोल सकते क्योंकि पॉलिसीज कितने टाइम तक इंसेंटिव्स देगी, ये सबको पता है कि अल्टीमेटली ये इंसेंटिव्स कभी ना कभी खत्म होंगे। ये इंसेंटिव्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। हमें चाहिए
कुछ गाड़ियां जो एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव हों, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा एक फैक्टर है। मतलब कुछ जगहों को, कुछ इंटरसिटीज को आप छोड़ दीजिए, वहां पे आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रॉप अप होता हुआ नजर आता है। बाकी जो डिमांड है वो एक्चुअली टीयर 2 टीयर 3 से ही आनी, क्योंकि मेजोरिटी डिमांड आपकी वहीं से आएगी। आपके जो बिग मार्केट्स हैं या मेजर सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वो एक सर्टेन नंबर में कंट्रीब्यूट कर सकती है, और वो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे वो चीज एग्जॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद में टीयर 2 टीयर 3 चाहिए, इसलिए इंफ्रा पे पुश की ज्यादा जरूरत है, वहां पे शायद इंसेंटिव्स की ज्यादा जरूरत है। कार्स की कॉस्ट अल्टीमेटली, जैसे कि क्रांति ने भी बोला कि लिथियम आयन की कॉस्ट अगर कम पड़ रही है तो वो ऑफसेट हो जाता है, वो इंसेंटिव का जो एक फायदा जो हमको नजर आता है कि इंसेंटिव जो मिल रहा है। बट अगर कॉस्टिंग कम हो रही है, और हमने देखा भी है कि टाटा ने अपनी गाड़ियों की कॉस्ट कम की है, एमजी ने अपनी गाड़ी की कॉस्ट कम की है, महिंद्रा ने एक्सयूवी 400 की कॉस्ट कम की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सारे इंसेंटिव्स कम हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि इंसेंटिव बहुत लंबा गेम है। गेम सारा वही है कि हमें गाड़ियां बहुत सारी चाहिए, ऑप्शंस बहुत सारे चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, बट 25 से हमें देखने में नजर आ जाएगा कि 25 से ये सब चीजें चेंज हो जाएगी। 25 से चीज़ें चेंज होगी। चलिए वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो भी अभी हम देखेंगे, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कंक्लूड वही करने की कोशिश होगी कि आज अगर किसी को डिसीजन लेना है तो इस वक्त तो उसके लिए क्या सही होगा, प्राइस पॉइंट मैटर करेगा, फ्यूचर क्या होगा। 25 से कह रहे हैं योगी साहब चीज़ें बदलेंगी तो क्या फेवर में बदलेंगी, कितना सब कुछ ईजी हो पाएगा एक ईवी खरीदने वाले के लिए। एक छोटा ब्रेक के बाद ये कुछ अहम सवाल। वेलकम बैक। बात हो रही इलेक्ट्रिक कारों की और उनकी सुस्त पड़ती बिक्री की। जून के नंबर्स इनकरेजिंग नहीं है, मई के मुकाबले में कम है, लेकिन हम सवाल यहां पर यह पूछ रहे हैं कि क्या इस वक्त इलेक्ट्रिक कार उस मुकाम पे पहुंच गई है जहां पर वो एक बेस्ट बाय बने, जहां वो वैल्यू फॉर मनी बने। उसी पर बातचीत है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्रांति, क्या प्राइस पॉइंट, देखिए भारत किस तरीके का मार्केट है, ये यहाँ की जो प्राइम जो अग्रणी 8-10 कंपनियां बिल्कुल जानती हैं। यहाँ का जो कंज्यूमर है वो प्राइस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा सोचता है। अब जब तक आप ईवी की कीमत को रेगुलर कार की कीमत के आसपास, ठीक है 1-1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख का अंतर तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जैसे ही वो अंतर जाता है तो आदमी के मन में यही सवाल आ जाता है कि भाई अभी तो लंबा लेके भी नहीं जा सकते, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इसके ऊपर इतने पैसे दो, आगे बैटरी का भरोसा नहीं। छोटा एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेरा अनुभव जो है वो अभी तक ये है कि पिछले कई सालों से जो इको फ्रेंडली गणेश आने लग गए हैं और एक जो पीओपी के गणेश बनते थे उनमें प्राइस में डिफरेंस होता था। इको फ्रेंडली आपको महंगे मिलते हैं कंपेयर टू पीओपी गणेश। इस साल मैं देख रहा हूँ कि उनकी प्राइजेस ना काफ़ी आसपास है, तो फिर एक व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं पर्यावरण का ही सोचूं ना, मैं फिर इको फ्रेंडली लूँ जब दोनों की कीमत एक जैसी है। क्या यही एग्जाम्पल कारों पे भी लागू होगा? बिल्कुल सही एग्जाम्पल हमने दिया विपिन, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाज़ार को एक एक्टिविस्ट या एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट की तरह न देख के एक सिंपल कस्टमर की तरह अगर देखें तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि अभी जो कस्टमर्स हैं उनके पास ऑप्शंस कम है। जहाँ तक प्राइस रेंज की बात है तो उस हिसाब से आप देखें कि जो आप अगर ऑल्टो की भी बात करें, जो टॉप एंड ऑल्टो भी है वो सीएनजी वर्जन में ख्याल से 7 लाख तक की है, जो हम एक वक्त में 2.5 लाख एक शोरूम प्राइस के साथ देखते थे। तो गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है और 10 लाख 12 लाख की गाड़ियां लोग ऐसे खरीद रहे हैं जैसे एक ज़माने में ऑल्टो और वैगन आर खरीदी जाती थी। तो यहाँ पे प्राइस रेंज के मुकाबले मुझे लगता है कि जो कस्टमर्स हैं वो दो चीज़ें देख रहे हैं। वो एक तो ऑप्शंस देख रहे हैं, क्योंकि वो ईवी के नाम पे या एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी होने के नाम पे वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, जैसा कि हमने नेक्सॉन ईवी के नए वर्जन में देखा, जहां पर कंपनी ने लगभग सभी फीचर्स जो आम नेक्सॉन में है, आइस नेक्सॉन में है, वो सब इसमें डाले थे, उससे ज़्यादा कई डाले थे। तो यहाँ पर हमें लगता है कि जो प्राइस रेंज है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब उन्हें भरोसा हो जाए कि वो लेकर मान लीजिए दिल्ली से निकल जाए देहरादून या चंडीगढ़, तो वहाँ पर उनको
उनको मैप में जहां पर भी चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है वहां पर उन्हें चार्जर मिले, चार्जर खराब उन्हें ना मिले। तो ये भरोसा जब तक नहीं होगा तब तक खरीद का एक हिस्सा जो है वो जो हम कहेंगे फिक्स वो नहीं होगा। दूसरा हिस्सा जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसी वजह से जो हाइब्रिड, जब सभी ग्राहकों को भी पता है, जैसा विकास भी कह रहे थे और जैसा हम देख भी रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है 25-26 के बाद ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे। लगभग सभी मानते हैं, भले ही अभी हाइब्रिड का टाइम है, लेकिन इवेंचुअली सभी इलेक्ट्रीफाई करेंगे गाड़ियों को। तो ऐसे में कस्टमर्स में भी एक मेंटालिटी नजर आ रही है कि वो उस दौरान के लिए डीजल छोड़ के हाइब्रिड की तरफ जाएंगे, पेट्रोल छोड़ के हाइब्रिड की तरफ जाएंगे और हो सकता है कि जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और ऑप्शन आए वो उनकी तरफ रुख करेंगे। राइट। तो विकास, आप क्रांति भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो क्या क्रांति होने वाली है 24-25 में? क्या हम सभी कंपनियों की तरफ से बिल्कुल गाड़ियों की लाइन लगते हुए देखेंगे जहां आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे? आई थिंक कंपनी मेरे हिसाब से दोनों तरीके के ऑप्शंस, एटलीस्ट 25-26 की बात करोगे, दो चीजें हैं। एक, जैसे क्रांति ने अभी बात छेड़ी दी है कि हाइब्रिड्स, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स की पे बात है। एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ एक पुश हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स वहां पे बढ़ रही है। तो वो एक स्टॉप एंड गैप जो सिचुएशन है, जब तक मार्केट पूरा सेटल डाउन नहीं हो जाता ईवीज का, तब तक लोगों के पास वो एक ऑप्शन है। और जीएसटी काउंसिल में अभी तक वो मामला अटका हुआ है। द डे दैट हैपेंस कि आप हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स पर जीएसटी अगर आप कम कर देते हैं, कि अभी बहुत ज्यादा है, तो अगर आप उसकी आधी भी कर देते हैं तो वो पुश जो है वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा कि प्लग इन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है लोग प्रेफर करने लग जाएंगे। इवेंचुअली ईवीज की तरफ जाना है, बट वो स्टॉप गैप जो सिचुएशन है उसके लिए फिल इन करने के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक अच्छा सोल्यूशन नजर आता है। जो आज मेरे पास में 20 लाख या 21 लाख में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, अगर वो जीएसटी काउंसिल अप्रूव कर देते हैं कि इस पे जीएसटी कम लगने लग जाएगा, और वही चीज अगर 18 लाख में आने लग जाती है, 19 लाख में आने लग जाती है, तो बहुत सारी जनता है वो उसका भी वेट कर रही है। तो वो जो डिले हम देख रहे हैं, इसमें कई सारी चीजें हैं। एक तो नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हैं हमारे पास डेफिनेटली कम है, फॉर श्योर। एक, हमारे पास में लो कॉस्ट ईवीज बहुत कम है। जो ईवीज का पूरा मतलब पूरा अगर आप नंबर ऑफ ईवीज काउंट करोगे तो उसमें सिर्फ लग्जरी जो बायर्स हैं, लग्जरी जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हीं के पास ऑप्शंस हैं। और वो एक ही बहुत ही छोटा परसेंटेज है जिनको ये लोग केटर कर रहे हैं। बात है लो कॉस्ट ईवीज की, और ज्यादातर लोगों को ये पता है कि 10-12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 14 लाख रुपए से ज्यादा मुझे लगाने नहीं है ईवीज को लेकर, जबकि अनसर्टेनिटी है। बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं जिनको पता है कि यार मैं शहर में अगर चला रहा हूं तो मेरे लिए फायदे का सौदा हो सकता है ईवी। पर जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात आती है तो वो हमेशा अपनी डीजल या पेट्रोल कार पे ज्यादा रिलाई कर रहा है। तो वो तीनों जो चीजें हैं, फैक्टर्स, उनको कंसिडर कर रहा है एक बायर। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे अगर सस्ती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलेगी, वो तुरंत एक बार शिफ्ट कर जाएंगे। आप देखोगे जैसे ही पोस्ट किया हुआ करी साहब ने, जैसे ही जीएसटी अगर कम हो जाती है वहां पर, तो एकदम से आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर एकदम से राइज हमें नजर आएगा। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स है जो इन सब चीजों को असर डालते हैं, और कंज्यूमर जो है वो सब तरीके से इंफॉर्मेशन अपनी गैदर करता है, तो वो होल्ड कर लेता कई बार अपनी परचेज को, और शायद इसीलिए वो 10-12%, 15% का जो गिरावट है। अब देखिए नंबर्स इतने लिमिटेड, 1.23 से 1.6 आए हैं। ये वैसा नंबर नहीं है कि 10 लाख से सीधा 7 लाख आ गया है, बिल्कुल 8 लाख आ गया है, वैसी वाली चीज। नहीं, सही आपका कहना। और देखिए मुझे लगता है कि इंडियन बायर को भी समझना जरूरी है। अब जैसे जो एमजी की कॉमेट है, अब जितनी मेरी जानकारी है कि वो चाइना में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार है छोटी ईवी कारों में, जबकि उनकी खुद की अपनी कंपनियों का बहुत बोलबाला है, लेकिन फिर भी एमजी वहां पर अच्छा कर रही है। लेकिन वही इंडिया में लोगों को पसंद नहीं आई। वो सबसे सस्ती ईवी आई थिंक, मतलब छोटी में तो नहीं आई, तो वो वाली बात भी होगी ना। जेंटलमैन, अब दोनों से वही बड़ा सवाल जिन्हें आज कार खरीदनी, क्योंकि ये कई लोग हमारे पास सवाल पूछते हैं ओ ड्राइव के अंदर कि मैं आज की तारीख में ईवी लेना सब चाहते हैं, सबको गाड़ी अट्रैक्ट करती है, लेकिन अब सबके मन में ये जो सवाल अभी हमने पिछले 10-15 मिनट में एक दूसरे से किए, ये आ गए हैं। तो क्रांति, क्या इस वक्त जो अगले 2-4-6 महीने में जिसे गाड़ी खरीदनी है वो किस तरफ जाए? वो भविष्य की चीज़ों को बहुत सारे कैलकुलेशन लगाते हुए ईवी खरीद ले, या बेटर है अभी तो जो खरीदना है खरीदे, फिर आगे जब मार्केट सेटल होगा तब देखा जाएगा?
वो विपिन दोनों डिपेंड करता है। जैसे आपने दोनों, आपके सवाल का जो दोनों हिस्सा है वो शायद दोनों का ही जवाब हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है जो हम इस चर्चा के शुरुआत से ही कह रहे हैं, ऑप्शंस बहुत कम है। तो वहाँ देखना होगा कि जो नेक्सॉन ईवी है या कॉमेट है ये आपकी ज़रूरत पूरी करते हैं तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं, नहीं तो आप इंतज़ार करें थोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल से हमारे पास और भी ईवी के ऐसे ऑप्शंस आ जाएं जो कि अगर आप एक साल इंतज़ार कर सकते हैं तो आप ये देखिए कि आने वाले एक साल 2 साल में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे जो 10 से 20 लाख के बीच वाले ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आप मेरे ख्याल से जो भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं कह सकता हूँ कि आप अपने डेली ड्राइव को, अपने वीकली ड्राइव को ज़रा इवैल्यूएट करें, क्योंकि कई बार हम लोग सेडान गाड़ियाँ खरीदते हैं, कभी उसमें लगेज भरते नहीं हैं। कई बार हम लोग MPV खरीदते हैं, 2 लोग 3 लोग से ज़्यादा लेके कभी बाहर नहीं निकलते हैं। तो क्या आपकी वाकई ज़रूरत ऐसी है जहाँ पर आपको लॉन्ग रूट पे, हाईवे पे जाने के लिए वो रेंज चाहिए? अगर नहीं तो फिर आप ईवी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका डेली ड्राइव ही ऐसा है जो शहरी इलाकों में ही आपका आ रहा है और घर के ऊपर आपको ईवी के लिए ये वैसे थंब रूल विपिन मैं कहूँगा कि अगर आपके घर पर चार्जिंग पॉइंट है तो फिर आप सोच सकते हैं ईवी के लिए इन बाकी सभी पॉइंट्स के साथ। ठीक है, समय वैसे मेरा लगभग समाप्त हो गया, लेकिन विकास आपका कंक्लूजन, आपका सलाह दर्शकों को। आई थिंक हमने लास्ट टाइम जब कंज्यूमर अड्डा किया था और ईवीज की बात की थी ऑन ब्रॉड टॉपिक, मोर और लेस सेम ही टॉपिक था। मैंने तभी यही बोला था कि आप अपना बजट 10 से 12 लाख रखिए अभी के लिए, क्योंकि आप वो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिसाइकलिंग जो अभी सब डिफरेंट गवर्नमेंट्स प्रपोज कर रही हैं कि रिसाइकिल कर पाएंगे, सेम बैटरीज पे आप कितना सेव वहां पे कर पाएंगे, तो 10 से 12 लाख से ज्यादा बजट मैं पर्सनली अभी सजेस्ट नहीं करता। चाहे फिर MG की तरफ जाइए, टाटा की तरफ जाइए, 10 से 12 लाख में आपके पास में एटलीस्ट 3 या 4 ऑप्शंस हैं। और यू कैन वेट, नथिंग लाइक इट, एक साल और वेट कीजिए, लेट द मार्केट सेटल डाउन। तब तक अपनी जो गाड़ी चल रही है उसको भी चलाते रहोगे तो वो भी एनवायरमेंट कॉन्शियस होना ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो फिलहाल एक कोशिश थी कि प्रेजेंट ईवी मार्केट को समझे, आगे क्या हो सकता है वो देखें, और आज जिसे फैसला लेना है वो क्या करे। आई थिंक सारी बातें यहाँ कर ली। तो क्रांति और विकास, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि दर्शकों को भी उनके जवाब मिल गए होंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।